हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का सेकंड लेसन जिसका नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। देखते हैं इसमें हम आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व का जो काल निर्धारण है वैसे तो आपको छोटी क्लास में ही 11th या 10th क्लास में ही आपको पता चल जाता है। एक बार फिर भी मैं बता दूं आपको कि ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने अपने हिसाब से ईसा के जन्म के हिसाब से काल का निर्धारण किया और ये माना कि ईसवी पहली शताब्दी में हम ईसा का जन्म मानते हैं। ईसा के जन्म के बाद की जो शताब्दी है वर्तमान में जैसे हम 2020 में हैं, तो ये तो ईसवी सन लगातार चलता रहेगा। अब ईसा के पूर्व का समय कैसा था, कब तक चल रहा था, समय की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, इसका हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। इसके लिए ईसा के समय जन्म से पूर्व का जो समय होता है उसको माइनस में लेकर चलते हैं, जैसे पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी। तो यहाँ पर जैसे हम मानते हैं 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई और जैसे अब यहाँ पर बैकग्राउंड कैसे चलेगा, बैक में चलेगा, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही है। यहाँ हमने पहली शताब्दी ली, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, खत्म कहाँ पर होगा, ये पहली शताब्दी में 185 ईसा पूर्व। ईसा के पहले का समय ये इसलिए ईसा पूर्व में काउंट होगा। ठीक है, तो ये काल निर्धारण आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 322 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस लेसन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के प्लस 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपके सेकंड लेसन में से बनेगा बोर्ड में। ओके, तो ये लेसन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग देखो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो। तो सेकंड लेसन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेसन है इसमें। ठीक है, तो 1 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ यही बन जाता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई या मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। अब आपके 2 नंबर का या 4 नंबर का एक क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ऐसा क्या महत्व भारत के इतिहास में परिवर्तन हुआ जिसके कारण इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें अगर आपसे 2 नंबर का, इसमें हम 4 पॉइंट याद करेंगे। इसमें अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट ही लिखने हैं। भले आपको चारों के चारों पॉइंट याद हो, लेकिन अपने विचार अपने पास ही रखने हैं। ठीक है ना, क्योंकि वर्ड्स लिमिट आपको दी हुई होती है, इसलिए 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट ही लिखने हैं। यदि आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 4 पॉइंट डिटेल में लिखने हैं। ठीक है ना, मार्क्स का ध्यान रखते हुए ही आपको क्वेश्चन अटेंड करना है बोर्ड में। ठीक है ना, क्योंकि फिर अगर आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिमिट का ध्यान रखते हुए लिखोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं मिलेगा उसको अटेंड करने का, फिर आपके वो मिस हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी वर्ड्स लिमिट आपकी 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन में दी जाती है उतनी वर्ड्स लिमिट में ही आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना का भारतीय इतिहास में सबसे पहला महत्व क्या होगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद ही भारतीय इतिहास को एक सुदृढ़ आधार मिला। भारतीय इतिहास को सुदृढ़ आधार मिला। सुदृढ़ आधार मिला यानी इसके बाद ही, क्योंकि हम देखते हैं कि मौर्य काल से पहले का जो समय है यानी 185 ईसा पूर्व के आसपास का हम देखते हैं, 322 ईसा पूर्व से पहले का हम समय देखते हैं, तो उसमें क्या था, महाजनपद काल चल रहा था। अलग अलग जनपदों में, मतलब कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं था, हम ये नहीं कह सकते थे कि ये पूरा भारत क्षेत्र है। ठीक है ना, तो एक सुदृढ़ आधार मिला मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद से कि अब हम भारत का इतिहास लिख सकते हैं, जिसमें हम ये बता सकते हैं इस वंश की स्थापना यहाँ से शुरू हुई है और ये लगातार चल रहा है। क्योंकि इससे पहले जो महाजनपद कालीन शासन व्यवस्था थी उसमें कोई
एकीकृत शासन व्यवस्था नहीं थी, अलग अलग भाग बने हुए थे, अलग अलग जनपद थे और हर क्षेत्र में कहीं पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चल रही थी तो कहीं पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चल रही थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से सबसे पहला महत्व हम ये पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से भारतीय इतिहास को एक सुदृढ़ आधार मिला कि अब हम यहाँ से हमारे इतिहास की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा महत्व इसका क्या है, विदेशियों के साथ में या विदेशी देशों के साथ में, विदेशियों के साथ संबंध स्थापित किए गए, विदेशियों के साथ संबंध स्थापित किए गए। मौर्य साम्राज्य में अपन पढ़ेंगे स्पेशली यूनानियों के समय में, यूनानियों के साथ में संबंध बनाए गए। स्पेशली हम देखते हैं तो किसके साथ में हम पढ़ेंगे अभी आगे, तो विदेशों में सबसे ज़्यादा यूनानियों के साथ में भारत के संबंध बने थे, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो चाहे राजनीतिक संबंध हो, जो भी संबंध बने थे वो विदेशों में प्रमुख रूप से किसके साथ बने थे, यूनानियों के साथ में बने थे। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट ही लिखने हैं। पहला तो क्या हो जाएगा कि भारतीय इतिहास को सुदृढ़ आधार मिला, दूसरा हो जाएगा विदेशियों के साथ संबंध स्थापित किए गए। तीसरा पॉइंट हम ये पढ़ते हैं भारत की राजनीतिक, भारत की राजनीतिक, भारत की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। अभी बताया मैंने जैसे कि महाजनपद काल में क्या था, राजनीतिक दृष्टि से भारत एक हुआ हुआ नहीं था, ये अलग अलग भागों में बटा हुआ था। कहीं पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, कहीं पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। लेकिन मौर्य साम्राज्य के बाद ही संपूर्ण भारत में एक प्रकार की शासन व्यवस्था यानी एकीकृत शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। तो ये भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 4th पॉइंट हो जाएगा इसमें, भारतवर्ष की वास्तविक, भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पना, भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पना दृष्टिगोचर हुई। यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद ही पता चला कि भारत की वास्तविक कल्पना, जिस भारत की हम कल्पना कर रहे थे वह वास्तव में भारत कैसा होता है, ठीक है ना, वो एक आदर्श भारत जो है वो हमें कब पता चला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन तो क्या बन जाएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 322 ईसा पूर्व में, किसके द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, फिर आपका 2 नंबर का या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। इसमें आंसर में हो जाएगा आपका भारतीय इतिहास को सुदृढ़ आधार मिला, विदेशियों के साथ संबंध स्थापित किए गए, स्पेशली यूनानियों के साथ में, भारत की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पना दृष्टिगोचर हुई। यहाँ पे आपको चारों के चारों पॉइंट याद होने चाहिए। 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिखना है, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, साथ साथ में आपको याद होना चाहिए, तभी आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो बोर्ड एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए। अगर आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए, तो केवल आपको 2 कोई भी स्रोत का उल्लेख करना है। ठीक है, सिर्फ 2 स्रोत का। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो आपको केवल 4 स्रोत का उल्लेख करना है। ठीक है ना, रचना और रचनाकार के नाम के साथ में। ठीक है, 1 नंबर में 2 के स्रोत लिखने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 स्रोत लिखने हैं। कई बार क्या होता है, 4 नंबर के क्वेश्चन में ये पुटअप नहीं होगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, मिलान वाले क्वेश्चन में जैसे एक तरफ रचना का नाम दे दिया, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम देकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पूरे जो यहाँ पर लगभग 9 जो स्रोत हैं ये आपको सारे याद होने चाहिए। अब इनके लेखक, आपको लेखक तो यहाँ लिख रखे हैं मैंने, आपको बताना है कि इनकी रचना कौन सी। सबसे पहला जो स्रोत है वह है कौटिल्य। कौटिल्य कौन है, चाणक्य। कौटिल्य को और क्या कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, और इसका वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त। याद रखना आपको, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। ठीक है, चाणक्य और कौटिल्य दोनों उसकी उपाधियां हैं केवल। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त। अब इसकी रचना, कौटिल्य का
अर्थशास्त्र, याद रखना है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक है जिससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है? कौटिल्य के द्वारा। या कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए तो अर्थशास्त्र। क्रॉस क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में कैसे भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, इसलिए सारे रचनाओं के नाम और उसके रचनाकारों के नाम आपको टिप पर याद होने चाहिए। ठीक है। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की रचना क्या है? मुद्रा राक्षस। ठीक है। सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। सोमदेव की रचना क्या है? कथा सरित सागर। सोमदेव की रचना कथा सरित सागर। क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र की क्या है? वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी। ठीक है। भद्रबाहु की रचना कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसकी रचना है? भद्रबाहु की। फिर यूनानी यात्रियों के वृतांत। कौन कौन से यूनानी यात्री है वो आपको नाम याद रखने हैं। सबसे पहला है स्ट्रैबो। सबसे पहला कौन सा है? स्ट्रैबो। दूसरा प्लूटार्क। स्ट्रैबो, प्लूटार्क। नेक्स्ट है जस्टिन। ये 3 यूनानी यात्री जो भारत आए थे, इन्होंने तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में लिखा जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। चीनी यात्रियों के विवरण में कौन कौन से चीनी यात्री मौर्य काल के समय, मतलब जिन्होंने मौर्य काल के बारे में लिखा, वो कौन कौन से चीनी यात्री थे? सबसे पहला आ जाएगा फाहियान। सबसे पहला कौन था? फाहियान। दूसरा वेंगसांग। दूसरा क्या हो जाएगा? वेंगसांग। तीसरा इत्सिंग। तीसरा कौन था? इत्सिंग। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ या टीकाएं 2 याद रखनी है, दीपवंश और महावंश। कौन सी जाएगी? दीपवंश और महावंश। ये 2 बौद्ध टीकाएं हैं जिससे मौर्यकालीन इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा अभिलेख हैं। अभिलेख कौन से हैं? एक तो मौर्यकालीन शासक है, क्या नाम है जिसका? अशोक। तो अशोक के अभिलेख से भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और किसके अभिलेख हैं? दूसरा है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदमन कौन था? शक शासक था। कौन था? शक शासक। ठीक है ना। तो इसके अभिलेख से भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। वापस देखो एक बार, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, भद्रबाहु की कल्पसूत्र। यूनानी यात्री कौन कौन से आते हैं? स्ट्रैबो, प्लूटार्क और जस्टिन। चीनी यात्री फाहियान, वेंगसांग, इत्सिंग। बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। अभिलेखों में अशोक के अभिलेख और रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन कौन था? शक शासक था। कौन था रुद्रदमन? शक शासक था रुद्रदमन। ठीक है। फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? पता है आप लोगों को? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आया था। वेंगसांग किसके काल में आया था? पता है आप लोगों को? हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। और इत्सिंग आया था 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जिस समय बाहरी आक्रमण शुरू हो गए थे। ठीक है ना। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ये ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। हालांकि पूछा नहीं जाएगा ये, लेकिन आपको नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी आक्रमण। अब चंद्रगुप्त मौर्य में से आपका या तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, या 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, या 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य में से। ठीक है। अब क्या क्या याद करना आपको? देखो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का या मौर्य काल का, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर पूछा जाता है
स्थापना कब हुई मौर्य वंश की स्थापना? मौर्य वंश की स्थापना हुई 322 ईसा पूर्व में। कब हुई? 322 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व लिखना जरूरी है, ईस्वी लिख दे तो गलत हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहली चीज तो याद यही रखनी है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। स्थापना कब की गई? 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, जो कौन था? चंद्रगुप्त का गुरु, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है, जिसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था और उसके शासन का प्रधानमंत्री का पद भी उसे ही दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किस वंश का अंत किया था? यानी मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था? नंद वंश। कौन सा वंश था? नंद वंश को पराजित किया था, नंद वंश का नाश किया था, ठीक है। नंद वंश को समाप्त करके, नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया था, जिसको पराजित किया था और विजय प्राप्त की थी? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद, ठीक है ना। महापद्म नंद था इसका प्रमुख शासक, उसके पुत्र थे, जिनमें से अंतिम पुत्र जो था वह कौन था? घनानंद, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। याद आ जाएगा पूरा, क्या क्या याद करना है इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, कब? 322 ईसा पूर्व में। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। किस वंश का अंत करके? नंद वंश का अंत करके। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद इसका अंतिम शासक था, ठीक है। अब यहां पर देखना है अपन को कि मौर्य वंश की स्थापना के बाद में जिस समय चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, उस समय क्या था? यूनानी आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे थे। क्या हो रहे थे उस समय? बहुत ज्यादा यूनानी आक्रमण हो रहे थे। तो यूनानी आक्रमण में हम क्या देखते हैं? किस यूनानी शासक के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था? यूनानी शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था यूनानी शासक? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो था वह किसका उत्तराधिकारी था? सिकंदर का। किसका उत्तराधिकारी था? सिकंदर का उत्तराधिकारी था, यूनानी शासक सिकंदर का। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर के साथ में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। कब हुआ? 305 ईसा पूर्व में। याद रखना है ये, 305 ईसा पूर्व में। 1 नंबर का फिर क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक के साथ में युद्ध किया था और कब? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ में 305 ईसा पूर्व में युद्ध किया था। क्या परिणाम निकला? चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजयी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजयी रहा। दोनों के बीच क्या हो गई? संधि। दोनों के बीच क्या हो गई? संधि हो गई। अब आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में इन दोनों के बीच की संधि की शर्तें पूछी जा सकती है कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुई संधि की शर्तों का उल्लेख कीजिए। या डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानियों के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख कीजिए। तो उसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजयी हुआ और दोनों के मध्य एक संधि हो गई। संधि की प्रमुख शर्तों में सबसे पहली शर्त क्या हो जाएगी कि सेल्यूकस निकेटर ने पराजित हुआ था, तो जो विजयी होता है उसी के पक्ष में संधि होती है। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, उसकी पुत्री थी हेलेना। कौन थी? अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त
मौर्य के साथ कर दिया। ये पहली शर्त हो गई। पहली शर्त क्या हो जाएगी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। दूसरी शर्त, सेल्यूकस निकेटर जो कि यूनानी शासक था, यूनानी आक्रमणकारी था, सेल्यूकस ने क्या किया, एरिया जो कि हेरात वाला इलाका है, एरिया। दूसरा हमको याद रखना है, एरिया के बाद में कौन सा है, जेड्रोसिया। जेड्रोसिया कौन सा इलाका आ जाएगा, मकरान वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, एरिया वाला इलाका, जेड्रोसिया वाला इलाका, पेरिपेमिसडाई, ये था कांधार वाला क्षेत्र। देखो सारे याद होने चाहिए, एरिया हेरात, जेड्रोसिया मकरान, पेरिपेमिसडाई कंधार, अराकोसिया, और कौन सा क्षेत्र है, अराकोसिया। याद आ जाएगा, हेरात वाला क्षेत्र है, मकरान वाला है, कांधार वाला है, अराकोसिया आ जाएगा काबुल वाला क्षेत्र। ठीक है ना, तो पेरिपेमिसडाई, जेड्रोसिया, एरिया और अराकोसिया वाला जो क्षेत्र है, यानी इसको अगर हम सिंपल से लेंगे, अगर आपको ये याद नहीं हो, एरिया, जेड्रोसिया, पेरिपेमिसडाई और अराकोसिया, ये शब्द याद नहीं होते तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पूर्वी अफगानिस्तान, क्या क्या लिख सकते हैं, पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान। सिंपल से लैंग्वेज आप ये भी लिखोगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र, सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र जो था, ये सारे क्षेत्र जो हैं किसको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को। पश्चिमी क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए, किसके तहत, संधि के तहत। याद आ जाएगा। देखो पहली शर्त तो क्या हो जाएगी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। दूसरा, सेल्यूकस ने एरिया, जेड्रोसिया, पेरिपेमिसडाई, अराकोसिया, या फिर आप लिख सकते हो पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। तीसरी देखो संधि की शर्त हम याद करते हैं। तीसरी क्या हो जाएगी कि चंद्रगुप्त ने, तीसरी शर्त क्या थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि इस युद्ध में विजयी रहा था, तो चंद्रगुप्त ने 500 हाथी, कितने, 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए। किसे दिए, सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप दिए, सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप दिए। याद आ जाएगा आपको। और लास्ट और चौथी जो शर्त थी, क्या थी, फोर्थ शर्त लास्ट में, कि सेल्यूकस निकेटर ने, किसने, सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत यूनान से भेजा। एक यूनानी जो राजदूत था, नाम क्या था उसका, मैगसनीज। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक नंबर के क्वेश्चन में भी क्या नाम था, मैगसनीज। यूनानी राजदूत मैगसनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने एक पुस्तक लिखी। क्या नाम है उस पुस्तक का, इंडिका। क्या है पुस्तक का, इंडिका नाम है उस पुस्तक का। ठीक है, तो क्या क्या शर्तें रहेगी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 शर्तें लिखनी है, 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 शर्तें लिखनी है। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे हम कि चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी आक्रमणकारी यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के मध्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों के बीच संधि हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दिया। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के द्वारा एरिया यानी हेरात वाला एरिया, अराकोसिया, पेरिपेमिसडाई और
जेड्रोसिया, या इसको आप सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र था वह चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में दे दिए, भेंट के रूप में दे दिए। तीसरी शर्त हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप किसको दिए, सेल्यूकस निकेटर को दिए। और चौथी और अंतिम शर्त हो जाएगी कि सेल्यूकस निकेटर ने एक यूनानी राजदूत जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज, उसको किसके दरबार में भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है इंडिका। अब यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन फिर पुटअप होता है अलग से। क्या क्वेश्चन होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत का नाम बताइए, तो क्या नाम हो जाएगा, मेगस्थनीज। या पूछा जा सकता है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए, तो इंडिका, या इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन थे, मेगस्थनीज। ठीक है ना, क्रॉस क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको सारे ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार और मृत्यु। लगभग भारत के काफी क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार था, साम्राज्य फैला हुआ था। ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये जो क्षेत्र है इसमें हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था ईरान का क्षेत्र, ठीक है ना, ईरान फारस का जो क्षेत्र था, यहाँ से लगाकर पूर्व में बंगाल तक, पूर्व में कहाँ तक था, पूर्व में बंगाल तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। उत्तर में हम देखते हैं कश्मीर से, उत्तर में कहाँ से देखते हैं, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर कर्नाटक, ठीक है ना, मैसूर कर्नाटक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। ये आपको उसका साम्राज्य विस्तार याद रखना है, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार जो था वह उत्तर पश्चिम में ईरान यानी फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर वर्तमान कर्नाटक तक फैला हुआ था। ठीक है, अब इसमें आपको 2 चीजें और याद रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय, दक्षिण भारत की जो विजय थी उसका उल्लेख किससे मिलता है, दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य फैला रखा था, उसका वहां पर विजय प्राप्त की थी। इसकी जो जानकारी हमें किससे मिलती है, तमिल ग्रंथ से मिलती है। किससे मिलती है, तमिल ग्रंथ से मिलती है। तमिल ग्रंथ कौन से हैं, उन दोनों के नाम याद रखने हैं। 2 तमिल ग्रंथ है, कौन कौन से हैं, अहनानूर, कौन सा है, अहनानूर और मुरनानूर, अहनानूर और मुरनानूर। इन दोनों तमिल ग्रंथों से हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की थी। दूसरा में याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है ना, उसकी बंगाल विजय का उल्लेख हमें किससे मिलता है, महास्थान अभिलेख से। किससे मिलता है, महास्थान अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। ये इसका साम्राज्य विस्तार आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कहाँ तक था, दक्षिण भारत की विजय का उल्लेख तमिल ग्रंथ है 2, अहनानूर और मुरनानूर से पता चलती है। बंगाल विजय का उल्लेख हमें कैसे पता चलता है, महास्थान अभिलेख से। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है ना, प्रारंभिक उसका धर्म अलग था, अंतिम समय में उसने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था, जैन धर्म को। अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार किया था उसने, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी, 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो जैन मुनि, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु, क्या नाम है, जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। और उसका अंतिम समय जो था वह जैन मुनि भद्रबाहु के साथ में ही व्यतीत हुआ था। ठीक है ना, अंतिम समय भद्रबाहु के साथ में ही, जैन मुनि के साथ में, ये जो जैन मुनि थे भद्रबाहु के साथ में ही कहाँ व्यतीत हुआ था, मैसूर कर्नाटक में। मैसूर में भी कहाँ पर है, श्रवणबेलगोला, कौन सी जगह है, मैप में पूछी जा सकती है आपकी, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला जो जगह है वहां पर जो चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं, उस पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना समय व्यतीत किया था। और अपने अंतिम समय में, जैसे जैन धर्म में ऐसे माना जाता है, जैसे संथारा वगैरह लेते हैं, तो अन्न और जल का त्याग कर दिया था, अन्न और जल का त्याग कर दिया था। या ऐसा कहा जाता है कि अन्न जल का त्याग करके उपवास रखा था, जिसे संथारा भी कहते हैं जैनियों की भाषा में। तो उपवास के द्वारा क्या किया था, उसने अपने शरीर को
त्याग दिया। ठीक है ना, अपनी इच्छा से शरीर का त्याग किया था उसने। कब? 298 ईसा पूर्व में। याद आ जाएगा। यहाँ क्या क्या क्वेश्चन याद रखना है आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा या अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ग्रहण की? जैन मुनि भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ? श्रवणबेलगोला, मैसूर में, कर्नाटक में है जो विद्यमान है। और उसकी मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी इच्छा से अपना साम्राज्य का त्याग कर यहाँ पहाड़ी पर आकर रहना प्रारंभ कर दिया था और अन्न और जल का त्याग करके अपनी मृत्यु का वरण किया था। कब? 298 ईसा पूर्व में। यहाँ पर अपना चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट हो जाता है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कहीं पर भी पुटअप नहीं होता है, सिर्फ आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन अच्छे से इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बिंदुसार। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद 298 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? उसका पुत्र बिंदुसार। किसका पुत्र? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, जो कि 298 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अब अपन को इसमें क्या क्या याद रखना है? बिंदुसार के सबसे पहले हमें उपाधियां याद रखनी है। काफी सारे लेखकों ने इसको अलग अलग उपाधियां के नाम से जाना है। ठीक है ना, सबसे पहले हम देखते हैं यूनानी लेखक। सबसे पहले क्या देखते हैं? यूनानी लेखक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? तो बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? अमित्रोचैट्स। क्या कहा है? अमित्रोचैट्स। याद रखना है अच्छे से। यूनानी लेखक बिंदुसार को क्या कहते थे? अमित्रोचैट्स कहते थे। स्ट्रैबो, जो कि यूनानी लेखक ही है एक, स्ट्रैबो ने बिंदुसार को क्या कहा है? अलिट्रोकैट्स। क्या कहा है? अलिट्रोकैट्स। फिर हम पढ़ते हैं, यूनानी लेखक कह रहे हैं अमित्रोचैट्स, स्ट्रैबो कह रहा है अलिट्रोकैट्स। फ्लीट, फ्लीट क्या कह रहा है? अमित्रघात। अब आपको ध्यान होना चाहिए, इन तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। इन सब का मीनिंग क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला। इन सब का मीनिंग क्या होता है? शत्रुओं का वध करने वाला या शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है ना, तीनों का मीनिंग सेम ही है, बस उपाधियां अलग अलग दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद हमें ध्यान रखना है वायु पुराण में, जो हमारे एक पुराण है वायु पुराण, उसमें बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। फिर याद रखना है जैन ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहसेन। ये उसकी 5 उपाधियां आपको याद रखनी है। यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? अमित्रोचैट्स। स्ट्रैबो ने क्या कहा है? एलिट्रोकैट्स। फ्लीट ने क्या कहा है? अमित्रघात। वायु पुराण में क्या कहा गया उसे? भद्रसार। जैन ग्रंथों से क्या कहा गया है? सिंहसेन। अब हमें इसमें और क्वेश्चन याद रखने हैं, एक एक नंबर के क्या क्या याद रखना है। बिंदुसार के दरबार में आए राजदूतों के नाम याद रखना है। जैसा अभी अपन ने पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत भारत आया था? मेगस्थनीज। ठीक है ना, तो बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत कौन सा आया था? यूनानी राजदूत आने वाला जो था उसका नाम क्या था? डायमेकस। क्या नाम था? डायमेकस। बिंदुसार के दरबार में आए यूनानी राजदूत का नाम बताइए, क्या नाम था? डायमेकस। इसको भेजने वाला कौन था? यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम। कौन था? एंटियोकस प्रथम के द्वारा डायमेकस को किसके दरबार में भेजा गया था? बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। क्रॉस क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, तो बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत का नाम क्या था? डायमेकस। किसके द्वारा भेजा गया था? एंटियोकस प्रथम के द्वारा भेजा गया था। फिर याद रखना है मिस्री राजदूत, उसके दरबार में मिस्र से भी एक राजदूत भेजा गया था। उस राजदूत का नाम क्या था? डायोनीसियस। क्या नाम था? डायोनीसियस।
तो बिंदुसार के दरबार में आए मिस्री राजदूत का नाम बताइए। तो बिंदुसार के दरबार में आए मिस्री राजदूत कौन था? डायोनिसियस नाम था उसका। किसने भेजा था? मिस्र के राजा, मिस्र के नरेश फिलाडेल्फस ने। किसने भेजा था? फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। टॉलमी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के दरबार में मिस्री राजदूत का नाम क्या था? डायोनिसियस। किसके द्वारा भेजा गया था? मिस्र के नरेश फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय के द्वारा। फिर एक चीज अपन को और याद रखनी है कि बिंदुसार के काल में तक्षशिला में विद्रोह हुए थे। कहाँ पर हुए थे? तक्षशिला में विद्रोह हुए थे। उस विद्रोह का दमन करने के लिए उसने अपने 2 पुत्रों को भेजा। सबसे पहले तो उसने भेजा अशोक को। किसे भेजा? अशोक को भेजा। और दूसरी बार उसने अपने पुत्र सुशीम को भेजा। किसको भेजा? सुशीम को। तो अपने पुत्रों को तक्षशिला के दमन के लिए भेजा था, ये उल्लेख हमें पता चलता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और है कि यूनानी राजदूत ने डायमैकस को भेजा था। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? स्ट्रैबो देता है। कौन देता है? स्ट्रैबो हमें इसकी जानकारी देता है। और मिस्री राजदूत जो भेजा गया था इसकी जानकारी में कौन देता है? इसकी जानकारी में देता है प्लिनी। कौन देता है? प्लिनी जो है वो हमें इसकी जानकारी देता है कि बिंदुसार के दरबार में मिस्र से एक राजदूत भेजा गया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।